हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला पर। आप सभी के लिए राजस्थान भूगोल की जो यात्रा चल रही है उसमें हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के विभाजन पर आ चुके हैं। मैंने आपको बड़ी ही इत्मीनान से बताया था कि भौतिक प्रदेश क्या होते हैं। पूरे विश्व के संदर्भ में भी होते हैं, भारत के संदर्भ में भी होते हैं, राजस्थान के संदर्भ में भी भौतिक प्रदेश हम पढ़ते हैं, हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे भौतिक प्रदेशों का। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर भौतिक प्रदेशों का विभाजन कर रहे हैं, लेकिन आप किसके नाम से करेंगे? आप एसी मिश्रा को लेकर करेंगे या फिर आप ए के सैन को लेकर करेंगे या फिर आप रामलोचन सिंह जी को लेकर करेंगे या फिर आप एच.एम. सक्सेना साहब को करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि वर्तमान में जो ऑथेंटिक बुक है जिस पर हमारी भूगोल का बेस टिका हुआ है, भूगोल की यात्रा चल रही है राजस्थान भूगोल की, वो हरिमोहन सक्सेना साहब की चल रही है। तो हम इस पर पढ़ेंगे और एक एक मैं आपको एक साथ नहीं बताऊंगा कि हमारे इतने भौतिक विभाजन हो गए। हम बात करेंगे जो 4 भौतिक विभाजन हुए और फिर उसमें होले होले एक एक को पढ़ेंगे। तो लीजिए हम शुरू करते हैं। देखिए, हरिमोहन सक्सेना साहब ने 1994 के अंदर, आपको बता रखा हूं, एक पुस्तक थी राजस्थान का भूगोल था, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। उसके अंदर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा है। 4 भागों में कैसे बांटा है, थोड़ा सा अगर हम एक रफली डायग्राम से बात करें तो आप थोड़ा सा देखेंगे यहां पर कि इन्होंने बताया कि यहां से जो मध्य से जो जा रहा है वो अरावली है। तो पहला भाग तो हो गया अरावली, ठीक है जी। दूसरा भाग जो यहां था वो था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। फिर आपके पास में ये वाला जो हिस्सा आ गया, ये आ गया दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। और ये वाला भाग जो मैदान का था, नदियों के द्वारा बनाया गया था, वो पूर्वी मैदानी क्षेत्र था। और हम बात कर चुके हैं कौन सा हिस्सा किसका है, ये भी बात कर चुके हैं ना बेटा, पूरी बात हो चुकी है। अब आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम, जैसे कि आपको थंबनेल से टॉपिक से मालूम पड़ रहा होगा कि आज हम करेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो सर ये मरुस्थल होता क्या है? तो पहले आपको मालूम होना चाहिए बेटा कि मरुस्थल क्या होता है। देखिए, मरुस्थल एक ऐसी विशेष दशा होती है जहां की एक विशिष्ट जलवायु होती है जो शुष्क और शुष्क होती है। वहां की वनस्पति होती है वो मरुभूमि प्रकार की पाई जाती है, कटीली वनस्पति होती है, वहां वर्षा की कमी होती है। इस प्रकार से मरुस्थलीय एक भौतिक प्रदेश होता है जो अलग होता है बिल्कुल। तो अब हम यहाँ पर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात कर रहे हैं बेटा, और ये देखना चाहेंगे कि जो हमारा राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ये यहाँ पर कैसे बना है, किस काल में बना है, किसका अवशेष है, किसका हिस्सा है, हम सब बातें बड़े विस्तार से करेंगे। आपके दिमाग में आना चाहिए कि पहली बात तो यहाँ पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, तो यहाँ पर मरुस्थल आया कैसे है। अगर हम थोड़ा सा भारत के संदर्भ में देखें, अगर आपने देखा होगा यहाँ पर, तो ये बताया गया है कि भारत में यहाँ पर अगर मरुस्थल आया है, इसके कई कारण बता रखे बेटा। आप हरिमोहन सक्सेना में पढ़ेंगे तो वहां बता रखा है कि यहाँ पर कार्बोनिफरस काल से लेकर आपके जुरेसिक कल्प से लेकर मायोसीन कल्प तक आपके यहाँ पर क्या रहा है, तटीय सागर रहा था, जो धीरे धीरे पीछे हटने लगा। और जब मानव का विकास होता है तो मानव के क्रियाकलापों से भी यहाँ पर मरुस्थल का विकास होने लगा है। एक कारण यह बताया गया है कि जब यहाँ से आपके समुद्र से हवाएं चलती है तो वो साथ में नमक के कण यानी रेत के नमक के कणों को लेकर यहाँ बिछारी, जिसके कारण मरुस्थल का विकास हुआ है। ये कारण भी बताया गया है। और एक कारण धार्मिक हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि जब प्रभु श्री राम, मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर मरुकांतर कहा गया है वाल्मीकि में, उन्होंने बताया है कि जब श्री राम जब श्रीलंका जा रहे हैं तब यहाँ पर जब समुद्र मार्ग नहीं देता है तो फिर समुद्र से नाराज होकर जब ब्रह्मास्त्र चलाते हैं और जब समुद्र रास्ता देता है तो उस ब्रह्मास्त्र को कहाँ छोड़ते हैं, वो यहीं पर छोड़ते हैं। और ऐसे कहा जाता है कि यहाँ पर राक्षसों का निवास था, इसलिए इस क्षेत्र को मरुकांतर कहा गया। ये सब कुछ भौगोलिक कारण भी है और कुछ आपके यहाँ पर धार्मिक कारण भी है। वैसे हम आपको बात करें, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण कारण ये है कि यहाँ पर तटीय सागर था जो धीरे धीरे भौगोलिक घटनाओं के पीछे हटने लगा और यहाँ पर फिर मरुस्थल का विकास हुआ है। अब बात ये आती है कि सर ये पश्चिमी जो मरुस्थल बता रहे हैं यहाँ, ये विश्व में किसका हिस्सा है? अगर हम इसकी बात करें तो ये विश्व में किसका हिस्सा है, तो हम बात करते हैं। देखिए, बिल्कुल आसान है, ध्यान से समझना कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ये विश्व में किसका हिस्सा है और साथ में भारत में ये किसका हिस्सा है। भारत में बात करें तो किसका हिस्सा है, तो आप इसको यहां पर विश्व के नक्शे में समझिए। विश्व के नक्शे में बेटा आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर अफ्रीका में एक सहारा का मरुस्थल है, यहाँ अरब का मरुस्थल है, यहाँ पाकिस्तान और भारत में थार का मरुस्थल है जिसके बारे में बात करूंगा मैं आपसे, यहाँ चीन में गोबी का मरुस्थल है। तो ये सभी जो मरुस्थल है और साथ में जो शीत मरुस्थल है सारे, इन्हीं को हम कहते हैं ग्रेट पोलियार्टिक मरुस्थल।
क्या कहते हैं? ग्रेट पोलियार्टिक मरुस्थल कहते हैं। और आपको दिख रहा होगा कि इस ग्रेट पोलियार्टिक मरुस्थल का जो पूर्वी विस्तार है, पूर्वी भाग है, वही हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। ठीक है ना, यही हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। तो यहां पर क्या लिखेंगे आप कि ग्रेट पोलियार्टिक मरुस्थल का पूर्वी विस्तार कहा जाता है इसको, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को, या फिर थार के मरुस्थल की बात कर सकते हैं, उसको भी हम ग्रेट पोलियार्टिक मरुस्थल का पूर्वी विस्तार कहते हैं। क्योंकि इस ग्रेट पोलियार्टिक मरुस्थल में सबसे बड़ा भाग सहारा का है, इसलिए इसको सहारा मरुस्थल का विस्तार भी का भाग कह सकते हैं। सहारा मरुस्थल का विस्तार भी कह सकते हैं। अगर एग्जाम में सहारा आता है केवल तो सहारा लिखेंगे, और ग्रेट पोलियार्टिक आता है, दोनों आते हैं तो आप ग्रेट पोलियार्टिक करेंगे। अब ये आता है कि भारत में किसका भाग है, तो भारत में आपको ध्यान रखना है कि जब भारत का विभाजन हुआ था बेटा, विभाजन से पहले है, तो यहां पर जो मरुस्थल था उसका नाम था थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल, ठीक है ना, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा आप। थार का मरुस्थल था। अब ये जो थार का मरुस्थल था ना बेटा, इस थार का मरुस्थल जो, हाँ माफ कीजिएगा, इस थार के मरुस्थल का जो पाकिस्तान में हिस्सा आता है वो है 15%, और जो भारत में हिस्सा आता है ना बेटा वो है 85%। ठीक है, थार का मरुस्थल का। अब इस थार का मरुस्थल जो पाकिस्तान में चले गया यानी विभाजन के बाद, तो यहां पर इस मरुस्थल को कहा जाता है चेलिस्तान। क्या कहा जाता है? चेलिस्तान कहा जाता है। आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए थॉट। आप यहां से अगर देखेंगे तो आपके यहां पर दिमाग में आ जाना चाहिए कि मैं बात कर रहा हूं यहां पर कि भारत के अंदर कहां पर है। भारत में भी बात करेंगे पंजाब में, हरियाणा में, और राजस्थान में, गुजरात में, और इधर जो पाकिस्तान में है, ये टोटल जो हिस्सा है इसी को हम कहते हैं थार का मरुस्थल। क्या कहते हैं? थार का मरुस्थल। जो पाकिस्तान में है उसको चेलिस्तान कहा गया, और जो भारत में है उसको थार का मरुस्थल ही कहा गया। हमने नाम चेंज नहीं किया, हमने ऐसे कैसे रख लिया, तो हमारे यहां पर है उसको हम थार का मरुस्थल ही कहते हैं। क्या कहते हैं? थार का मरुस्थल ही कहते हैं। बिल्कुल क्लियर है सर? ठीक है, दिमाग में कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। अच्छा, भारत में कहां कहां पर है? भारत में सर ये पंजाब में है, भारत में ये हरियाणा में है, भारत में ये राजस्थान में है, और भारत में ये गुजरात में है। लेकिन सबसे ज्यादा जो हिस्सा है वो राजस्थान में है, लगभग 62% के हिसाब से हमारे राजस्थान में। यानी कुल थार के मरुस्थल का 62% का जो हिस्सा है वो राजस्थान में, लगभग 60% मान लीजिए आप। 60% हिस्सा कहां पर है? राजस्थान में। और राजस्थान में ही इसी मरुस्थल को कहते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। जो आपने हेडिंग ली, हम जो पढ़ रहे हैं वो देखिए आप, हमने क्या पढ़ा कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश वो भारत में किसका हिस्सा हुआ? तो बताइए, भारत में किसका हुआ? थार के मरुस्थल का हिस्सा हुआ। क्योंकि राजस्थान में इसको हम क्या कहते हैं, माफ कीजिएगा, राजस्थान में इसको क्या कहते हैं? राजस्थान में इसको हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है? हाँ। अच्छा, अब आगे देखिए, हम अगर हम इसको राजस्थान में बात करें, राजस्थान में अंदर बात करते हैं, आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें, राजस्थान में मैं राजस्थान का नक्शा ही ले लेता हूं आपके पास में, यहां पर बात कर लेते हैं। राजस्थान में आप देखेंगे यहां पर जैसे आपके सीकर झुंझुनू यहां से हिस्सा जाएगा, आपके अजमेर से, पश्चिमी ब्यावर से, पाली से, और ये जो इधर का हिस्सा है, और ये इधर का हिस्सा है जो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये क्या है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब यहां पर बड़े ध्यान से देखना बेटा, अरावली के पश्चिम में ये अरावली है, ये अरावली श्रेणी चल रही है आपके, ये अरावली है, तो अरावली के पश्चिम में है, और यहां पर इसका विस्तार जो है, अरावली के पश्चिम में जो विस्तार है किसका? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का, वो है 2,09,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 2,09,000 वर्ग किलोमीटर। अपन यहां बात कर रहे हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का। थार का मरुस्थल की बात होगी तो पंजाब में भी है, गुजरात में भी, हरियाणा में, लेकिन पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हमारे केवल राजस्थान में। और हम किसकी बात कर रहे हैं? केवल इसकी बात कर रहे हैं। तो कुल जो थार का मरुस्थल है जो राजस्थान में है वो कुल मरुस्थल का 62% भाग है, 60% भाग है। लेकिन राजस्थान में अगर विस्तार की बात करें तो 2,09,000 वर्ग किलोमीटर है, और जो पूरे राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना है? 61.11% है।
कितना है 61.11% है। आप कंफ्यूज होते हैं सर कहीं पर 60 है कहीं पर 61 है, तो ये ध्यान रखिएगा कि 61.11% क्या है, पूरे राजस्थान के क्षेत्रफल का परसेंट है। यानी अगर राजस्थान का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है तो 61% पर हमारे पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। अच्छा, तो ये क्वेश्चन बनता है, एक आंकड़ा और आता है जो हम देखते हैं कि सर कहीं पर हम देखते हैं कि 1,75,000 का भी आंकड़ा आता है, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, ये क्या है? तो बेटा ये है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार तो 2,09,000 वर्ग किलोमीटर पर है, 61.11 पर है। लेकिन आप बताइए कि आप सब जगह मरुस्थल है कि यहाँ पे? यार बेटा यहाँ आप गंगानगर हनुमानगढ़ में देखेंगे तो यहाँ अगर आप गंगानगर हनुमानगढ़ में देखेंगे तो आपको नहरें मिलेगी, कहीं पर आपको महल मिलेंगे, कहीं पर पठार मिलेंगे, कहीं पर आपको पर्वत मिलेंगे, है ना? तो आपको वहां पर क्या मरुस्थल मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो मरुस्थल का विस्तार अगर आपसे बात करें, पश्चिम मरुस्थल का विस्तार तो हो गया आपके 2,09,000 वर्ग किलोमीटर, लेकिन मरुस्थल का विस्तार हो तो वो है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। यानी ये कुल राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना है? 52% है। कितना है? 52% है। कुल राजस्थान के क्षेत्रफल का 52% है। इस आंकड़े को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना? अच्छा, एक प्रश्न यहां से बनता है सर कि एक प्रश्न आता है, अभी आया भी था पिछली परीक्षा में, कि राजस्थान में परिगणित मरुस्थल कितना है? परिगणित मरुस्थल कितना है? अब परिगणित मरुस्थल का मतलब यही है कि वह मरुस्थल जिसकी गणना की गई है कि कहां पर मरुस्थल और कहां पर मरुस्थल नहीं है। तो उसका आंसर था ऑप्शन में 1,75,000 नहीं था, 1,79,000 था। तो इसका आंसर 1,79,000 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन परिगणित मरुस्थल का मतलब यही है कि कितने भाग पर मरुस्थल है। तो हमने ये पढ़ लिया कि ये पश्चिम मरुस्थल है। ये पूरे भारत में अगर बात करें तो थार के मरुस्थल का भाग है, क्योंकि थार का मरुस्थल भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें 2,09,000 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे क्षेत्रफल का 61.11 है। अगर मरुस्थल के विस्तार की बात कर दी जाए केवल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है, जो 52% है, ठीक है। अच्छा, अब आता है कि ये जो मरुस्थल है ये आप एक बार नोट कर लीजिएगा। अब आप देखिए ये मरुस्थल राजस्थान के कितने जिलों में है, यहां पर एक प्रश्न बनता है। इसको देखिए हम कि राजस्थान के कितने जिलों में मरुस्थल है। तो अगर हम पुराने हिसाब से देखें तो राजस्थान में कितने जिलों में मरुस्थल का विस्तार है, ये कितने जिले मरुस्थलीय हैं। तो अगर आप बात करें तो पहले थे 12 जिले। कितने जिले थे? 12 जिले। मैं यहां पर नाम ले रहा हूं और फिर 12 से हम ध्यान रखेंगे कि कितने जिले हो गए हैं। देखिए पहली बात तो है आपके पास में श्री गंगानगर, बिल्कुल श्री गंगानगर है, ठीक है सर। फिर दूसरा बात करेंगे सर हनुमानगढ़ है, बिल्कुल हनुमानगढ़ है। तीसरी हम बात करेंगे सर सीकर झुंझुनू चूरू है, एक सीकर हो गया, एक झुंझुनू हो गया और एक चूरू हो गया, ठीक है। अच्छा, यहां से बीकानेर है, अनूपगढ़ तो अब बना है, तो यहां पर क्या आ गया? बीकानेर आ गया सर। क्या आ गया? बीकानेर आ गया। सातवां क्या है आपके पास में? यहां से नागौर आ गया, क्योंकि डिडवाना कुचामन भी नहीं था, नागौर आ गया। आठवां क्या है? जैसलमेर है, बाड़मेर है, जैसलमेर और बाड़मेर आ गया। आठवां जैसलमेर और नौवां बाड़मेर। नौवां क्या हो गया? बाड़मेर। अच्छा, 10वां क्या हो गया आपके पास में? 10वां अगर हम बात करें जोधपुर हो गया, जोधपुर हो गया। 11वां अगर आप बात करें तो पाली हो गया और जालोर हो गया, पाली हो गया 11वां, और 12वां हो गया जालोर हो गया। ये बेटा 12 जिले थे, लेकिन वर्तमान में जिलों में परिवर्तन आया है। अब कितने जिले हैं हमको रटना नहीं, हमको समझना है। देखिए हमने देखा कि सर एक 13वां जिला आपने अनूपगढ़ बनाया था, बिल्कुल अनूपगढ़ यहां पर शामिल हो गया है यहां पर। अच्छा, आपने नागौर से तोड़कर डिडवाना कुचामन बनाया था सर, तो 14वां जिला आपका डिडवाना कुचामन है, डिडवाना कुचामन हो गया, बिल्कुल हो गया सर। अच्छा, 15वां जिला आपने जोधपुर फिर जोधपुर ग्रामीण बना दिया, तो 15वां जिला क्या हो गया? जोधपुर ग्रामीण हो गया, जोधपुर ग्रामीण हो गया, ठीक है। आपका 16वां जिला सर फलौदी हो गया, जो जोधपुर से टूटकर बना है, क्या हो गया? फलौदी हो गया। तो 16वां जिला क्या हो गया सर? फलौदी बन गया। 17वां जिला आपके पास में अजमेर का जो हिस्सा है ब्यावर, वो भी इसमें शामिल हो गया है, पश्चिमी ब्यावर थोड़ा सा पार्ट है, तो ब्यावर भी इसमें हो गया। 18वां जिला आपके पास में बालोतरा हो गया सर, बालोतरा हो गया, ठीक है।
और आपके पास में 19वां जिला सांचौर हो गया है। कौन सा हो गया है? सांचौर हो गया है। तो इसका मतलब यह है कि राजस्थान में कितने जिले हो गए हैं? पहले 12 थे, अब 7 आप जोड़ दीजिए, 12 7 19 जिले, यानी वर्तमान में 19 जिलों में मरुस्थल का विस्तार है। क्या प्रश्न बनता है? 19 जिलों में मरुस्थल का विस्तार है। आप नक्शे के साथ भी इसको देख सकते हैं। देख सकते हैं राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार। अभी हम केवल मरुस्थल की सामान्य बातें पढ़ रहे हैं बेटा। कितने जिलों में है? पहले 12 जिलों में था, अब 19 जिलों में है। और बिल्कुल सर आपने नए बता दिया, अनूपगढ़ भी शामिल कर दिया, डिडवाना कुचामन भी कर दिया, पश्चिमी ब्यावर भी कर दिया। ब्यावर का कौन सा हिस्सा आएगा? पश्चिमी हिस्सा आएगा। जो ब्यावर है ना, उसका ये जो पश्चिमी हिस्सा है वो यहाँ पर आएगा। जोधपुर ग्रामीण हो गया, बालोतरा हो गया और सांचौर हो गया। ठीक है सर। एक इसमें फैक्ट और काम करता है कि अगर हम अरावली की बात करें तो अरावली से पश्चिम में कितने जिले हैं? 20 जिले हैं, लेकिन सिरोही मरुस्थल में नहीं आता। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि अरावली के पश्चिम में स्थित जिले कितने जिले हैं? 20 जिले हैं सर। कितने जिले हैं? 20 जिले। बिल्कुल एक एक फैक्ट्स आपका कंफर्म होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। लेकिन जो सिरोही है, और वो 20वां कौन सा है? 19 तो वो है ही, सिरोही है, वो मरुस्थल में नहीं आता है। ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ ली। तो हमने ये पढ़ा सर कि मरुस्थल, हमने पढ़ा कि थार का मरुस्थल था जो पाकिस्तान में गया वो चलिस्तान है 15%, जो भारत में है थार का मरुस्थल है। जो राजस्थान में आता है 3/5 भाग, 3/5 भाग बताया। इसका मतलब क्या होता है आप समझ लीजिए। 3/5 को अपन गुना करेंगे 20 से तो ये आ जाएगा 60%, यानी लगभग 60% भाग भी हो सकता है या फिर 3/5 भाग भी हो सकते हैं। वो राजस्थान में है। ठीक है, जहां पर उसको पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कहते हैं, और उसकी कहानी मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अच्छा, अब ये बताएं कि भाई मरुस्थल का आपने इतनी बता दिया सर कि मरुस्थल किसका भाग है, विश्व में किसका हिस्सा है, भारत में किसका हिस्सा है। लेकिन मरुस्थल का जो जन्म है या फिर मरुस्थल का उद्भव कब हुआ, तो मैंने आपको बता रखा था, वापस बता देता हूं मैं आपको कि यहां पर आपके पास में पहले आएगा महाकल्प। महाकल्प कौन सा था, फिर युग कौन सा था, और फिर कल्प कौन सा था। तो मैंने महाकल्प बताया था आपको, नियोजोइक महाकल्प था। युग कौन सा था, तो युग आपके पास में आ जाएगा चतुर्थक, क्वार्टरनरी भी कह सकते हैं। और कल्प हो जाएगा प्लिस्टोसीन। कौन सा हो जाएगा? प्लिस्टोसीन कल्प हो जाएगा। ठीक है ना। तो बेटा परीक्षा में प्रश्न आता है सीधा ही तो प्लिस्टोसीन आ जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि चतुर्थक भी ध्यान रखना है, और उसी का पार्ट नियोजोइक भी ध्यान रखना है, और इसी में ही पूर्वी मैदान का विस्तार भी होता है। अच्छा, अगला प्रश्न ये बनता है कि सर ये जो मरुस्थल है ना, जो ये मरुस्थल है, अब यहाँ पर मरुस्थल की बात कर रहे हैं तो थार का मरुस्थल ही लेंगे हम। यहां पर हम बात कर रहे थे पश्चिम मरुस्थल इसके अंदर आ चुका है। ये किसका अवशेष है? तो बेटा ये अवशेष जो है वो है, आपको पहले बता चुका हूं, ये किससे बना है? तैतीस सागर से बना है, तैतीस सागर का अवशेष। तो क्या सर को प्रमाण भी है या आप ऐसे ही बोल रहे हैं? प्रमाण है बेटा। अगर आप देखेंगे पश्चिम राजस्थान में जाएंगे, डिडवाना में, नागौर में, आप जैसलमेर में भी देखेंगे तो वहां पर खारे पानी की झीलें मिलती है। क्या मिलती है? खारे पानी की झीलें मिलती है। तो खारे पानी की झीलें है ना, ये प्रमाण है कि यहाँ पर पहले कोई मरुस्थल हुआ होगा। मैंने एक आपको कराया था कि यहाँ पर अवसादी चट्टानों का जन्म भी होता है समुद्री इधर। यहाँ पर अवसादी चट्टानें क्या होती है? जब चट्टानें उनका अपर्दन होता है, टूट फूट कर एक परत के ऊपर दूसरी परत आती है, तो उनमें परिवर्तन के कारण अवसादी चट्टानों का जन्म होता है। तो यहां पर क्या हुआ है? अवसादी चट्टानें भी हैं, वो मिली है। और अवसादी चट्टानें जब मिलती है ना, अवसादी चट्टानें मिलती है तो उसी में क्या मिलता है आपको? कोयला मिलता है। जी सर, यहाँ पर कोयला भी है। पेट्रोलियम मिलता है, ज्यादा दबाव हो तो क्या मिल जाता है? पेट्रोलियम मिल जाता है। और फिर उससे प्राकृतिक गैस भी मिलती है। ये तीनों ही जो आपके ऊर्जा संसाधन है वो तीनों ही यहाँ पर मिल रहे हैं। तो प्राकृतिक गैस भी मिल रही है। संबंध किससे? अवसादी चट्टानों से है। अवसादी चट्टानों में जब चट्टानों के बीच में पेड़ पौधे या जीव जंतु दब जाते हैं तो वही कालांतर में क्या बनते हैं? कोयला बनते हैं, पेट्रोल बनते हैं और प्राकृतिक गैस बनते हैं। ठीक है। अच्छा सर, और कोई प्रमाण है क्या? यहाँ पर समुद्री वनस्पति भी मिली है। भाई समुद्र रहा होगा तो यहाँ पर पेड़ पौधे भी रहे होंगे, तो उसके वनस्पति मिली है। वो कहाँ मिली है? वो मिली है एक यहाँ पर एक जीवाश्म उद्यान है, आकलवुड फॉसिल पार्क। आकलवुड फॉसिल्स पार्क है। वो कहां पर है? जैसलमेर में है, आकल गांव के अंदर है, इसलिए इसको आकलवुड कहते हैं। वुड यानी लकड़ी। तो
तो यहाँ पर समुद्री वनस्पति मिली है, ये भी एक प्रमाण है। अरे सर और प्रमाण है क्या? बिल्कुल एक प्रमाण और है कि यहाँ पर जो कुलधरा गांव है, कुलधरा गांव वो कहां पर है? जैसलमेर में है। वहां पर मछली के प्रमाण मिले हैं, वहां पर जो मछली की हड्डियां हैं ये तो मछली के प्रमाण मिले हैं। तो ये भी बताता है कि यहाँ पर समुद्र रहा होगा, तटीय सागर रहा होगा। और एक प्रमाण और आप ले सकते हैं कि यहाँ पर गुड़ा मनाली क्षेत्र है, गुड़ा मनाली क्षेत्र है जो कहां पर है? बाड़मेर में है। यहाँ पर विश्व में सबसे कम गहराई पर, जहां पर समुद्र होता है वो समुद्र के तट पर ही आपको पेट्रोल मिलता है, तो विश्व में सबसे कम गहराई पर क्या मिला है? सबसे कम गहराई पर आपको पेट्रोल मिला है, यानी पेट्रोलियम उत्पाद मिला है। तो ये बेटा ये सब क्या हो गया? ये आपको प्रमाण दे रहे हैं, चिक चिक कर कह रहे हैं कि थार का मरुस्थल तटीय सागर का अवशेष था। तो ये बड़े प्रश्न में आते हैं, अगर आरएस में करते हैं तो वहां भी आप दे सकते हैं कि ये फैक्ट्स के साथ सबके पास में चीजें उपलब्ध है। ठीक है, अच्छा जी सर और क्या बता सकते हैं सर आप यहां पर लीजिए, मैं यहां बताना चाहूंगा आपको, नक्शे में बताना चाहूंगा। आप यहां पर देखिए, एक चीज और देखिए आप यहां पर आप देख रहे हैं बेटा, तो समझिए कि सीकर झुंझुनू से लेंगे, नीम का थाना नहीं आता है इसमें, डिडवाना कुचामन आ गया, ब्यावर आ गया और यहां से ये आ रहा। ठीक है, तो यहां पर ये आपका क्या है? ये अरावली है। इस अरावली के सापेक्ष ही ना बेटा, यहां पर अरावली के सापेक्ष, मैं दूसरा कलर ले लेता हूं यहां पर, ये ले लिया मैंने। यहां पर एक वर्षा रेखा है इस अरावली के इधर पश्चिम में, अरावली के पश्चिम में, इधर पूरब हो गया, पश्चिम में हो गया। ये जो रेखा है इसको बोलते हैं 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ये सम वर्षा रेखा होती है, सम वर्षा रेखा वो होती है, या सम वर्षा जो अपन बनाते हैं वो होती है कि वह बिंदु जहां पर वर्षा का समान पाया जाए, यानी इन प्रत्येक बिंदु पर आपको, अगर आप जैसे हम यूं चलेंगे तो यहां पर आपको 50 सेंटीमीटर वर्षा ही मिलेगा, तापमान वर्षा ही मिलेगी आपको, इसलिए इसको 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा कहते हैं। तो एक प्रश्न बनता है कि 50 सेंटीमीटर वर्षा जो रेखा होती है वो राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है, दो भागों में विभाजित करती है। ठीक है, दो भागों में विभाजित करती है, ये आप लिख लीजिएगा। वैसे 50 सेंटीमीटर भी करती है, अरावली भी करती है ना, लेकिन इसके साथ में यहां पर एक वर्षा रेखा और जा रही है और जिसका नाम है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। क्या नाम है? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। आप यहां पर देखिए बेटा, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा ये मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करती है। इधर जो मरुस्थल होता है वो होता है शुष्क मरुस्थल, हम अभी आगे पढ़ेंगे, और यहां पर जो मरुस्थल होता है वो होता है अर्धशुष्क मरुस्थल, अर्धशुष्क मरुस्थल। ठीक है ना, तो आपके पास में क्या बना? आपके पास में यहां पर क्या बनता है कि 50 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है वो क्या करती है? राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। सर देख लिया, राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है, दो भागों में विभाजित करती है, बिल्कुल सही है सर, क्वेश्चन बनता है यहां पर से। अच्छा, और जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है ना वो क्या करती है? मरुस्थल को, यानी पश्चिमी जो मरुस्थल है उसको दो भागों में विभाजित करती है, दो भागों में विभाजित करती है ना। एक तो हो जाता है शुष्क मरुस्थल और एक हो जाता है अर्धशुष्क मरुस्थल, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब मरुस्थल की सिर्फ और विशेषता बताइए। हम ये मरुस्थल तो बाद में पढ़ेंगे, शुष्क अर्धशुष्क में कौन कौन से प्रकार है। मरुस्थल की विशेषता देखिए, आप यहां पर आप देखेंगे तो आप यहां पर देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं ढाल, मरुस्थल का ढाल कहां पर है ना, और इसके बाद में इसकी चौड़ाई या विस्तार की बात करते हैं, विस्तार की बात करते हैं। तो देखिए, अगर हम एक नक्शा बनाते हैं रफली सा, तो आपको यहां पर समझ में आएगा कि यहां पर हम लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आप यहां पर अगर हम ले रहे हैं, ये आपकी अरावली है, ये आपकी अरावली है, तो यहां पर इससे यहां पर चौड़ाई है, आपकी मरुस्थल की चौड़ाई है वो है 640 किलोमीटर, माफ कीजिएगा, यहां पर जो इसकी चौड़ाई है वो है 300 किलोमीटर। कितनी है? 300 किलोमीटर। और जो मरुस्थल की लंबाई आ रही है ना, लंबाई वो है 640 किलोमीटर। तो ये मरुस्थल का विस्तार है, यानी जो पश्चिमी मरुस्थल है उसकी जो चौड़ाई है वो है 300 किलोमीटर, और आपकी जो लंबाई है यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो आ रही है आपकी 640 किलोमीटर। बिल्कुल सर, अच्छा फैक्ट से बता दिया आपने।
अच्छा, ढाल की बात करें तो किसी भी क्षेत्र का ढाल कैसे निकालते हैं अपन? वहां की नदियों से, कि नदियों का प्रवाह कैसे है, जल कैसे। आप जमीन पर भी ढाल निकालते हैं तो पानी डालते हैं तो पता लगता है कि ढाल किधर है। तो यहां पर ढाल जो निकालेंगे लूनी नदी के समांतर, और लूनी नदी जो निकलती है अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है। अजमेर के नाग पहाड़ से निकल के फिर आपकी कच्छ के रण में जाती है। तो ढाल किधर आ रहा है? यहां आ रहा है। अगर इसको आप लेंगे नॉर्थ, ये लेंगे साउथ, ये लेंगे ईस्ट, और ये लेंगे आपका वेस्ट, तो ढाल कौन सा हुआ? उत्तर पूरब से लेकर दक्षिण पश्चिम। तो मरुस्थल का ढाल की बात करें, मरुस्थल का ढाल तो वो क्या है? आपके आ जाएगा उत्तर पूरब। आप खुद देख लीजिए, उत्तर पूरब से लेकर दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम रटना नहीं है। किसके? लूनी नदी के समांतर, लूनी नदी के समांतर। ठीक है, ये इसकी ढाल भी हो गया और यहां पर इसका विस्तार भी हो गया। अच्छा, अगला प्रश्न क्या बनता है? मिट्टी बनती है सर, मिट्टी कैसी है यहाँ की? हम एक हर चीज को पढ़ेंगे, है ना। मिट्टी कैसी है? मिट्टी बेटा यहाँ पर मिट्टी रेतीली मिट्टी भी कहते हैं, रेतीली मिट्टी भी कहते हैं, इसी को ही हम बलुई मिट्टी भी कहते हैं, और इसी को हम वैज्ञानिक रूप से एरिडोसोल्स भी कहते हैं, एरिडोसोल्स भी कहते हैं। अच्छा, इस मिट्टी की खासियत क्या होती है, विशेषता क्या होती है? यहां पर मिट्टी के कण क्या होते हैं? मोटे होते हैं। मिट्टी के जो कण होते हैं, मिट्टी के जो कण हैं वो क्या है? मोटे हैं। मोटे हैं तो फिर ये जल को अवशोषित नहीं कर पाते हैं। जल पूरा का पूरा कहां चल जाता है? जमीन में चल जाता है। तो जल के अवशोषण की क्षमता क्या होती है? इसमें कम होती है। जल के अवशोषण की क्षमता कम होती है। तो क्या ये उपजाऊ होते हैं? क्या ये मिट्टी उपजाऊ होती है क्या? नहीं सर, ये उपजाऊ नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसमें तो जीवाश्म की कमी होती है और एक इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ये आपकी मिट्टी हो गई, रेतीली मिट्टी है, बलुई मिट्टी बोल सकते हैं, एरिडोसोल्स बोलते हैं। कण मोटे मोटे होते हैं। आप पानी डालेंगे थोड़ी देर के अंदर ही पानी कहां चल जाएगा? जमीन में चल जाएगा और मिट्टी सूखी हो जाएगी। जैसे रेत आपने देखी हो, आप बजरी लेकर आते हैं तो वो सूखी हो जाती है। उसी प्रकार से जल की अवशोषण क्षमता कम होती है, जीवाश्म की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। आप इसको यूं समझ लीजिए कि जैसे ये थार का मरुस्थल है आपके, और यहां पर नीचे क्या है? चट्टाने हैं। जैसे मान लीजिए जिप्सम की चट्टाने हैं, है ना। यहाँ पर परतदार अवसादी चट्टाने, मैंने बात की थी अभी आपसे, अवसादी चट्टाने। अब होता क्या है कि यहां से जब बारिश होती है तो पानी यहां पर आता है, पानी यहां पर आता है तो पानी को रोक नहीं पाती और पानी कहां चला था? जमीन में। अब जब जमीन में जा रहा है ना बेटा, तो यहां पर नीचे चट्टाने हैं। अब पानी अंदर जा नहीं पाएगा, नीचे जा नहीं पाएगा, तो ये पानी वापस ऊपर आता है। और इसी कारण ही यहां पर जब ज्यादा बारिश होती है तो यहां पर बाढ़ आ जाती है। यहां पर क्या आती है? बाढ़ आ जाती है, क्योंकि मिट्टी पानी को सोख नहीं पाती है, पानी नीचे जा रहा है फिर पुनः ऊपर आ रहा है। और ऐसी ही बाढ़ आई थी कवास में। कवास कहां पर है? बाड़मेर में है। बाड़मेर में आई थी 2006 के अंदर। इसलिए चूंकि मरुस्थल में बाढ़ आ गई, इसलिए 2006 को क्या कहा जाता है? राजस्थान का जलवायु विभाजक वर्ष भी कहते हैं, है ना। राजस्थान का जलवायु विभाजक वर्ष भी कहा जाता है कि पहली बार देखा गया कि यहां पर बाढ़ आ गई, तो 2006 को जलवायु विभाजक वर्ष भी कहा जाता है राजस्थान का। ठीक है, तो ये आपकी मिट्टी हो गई। अच्छा सर, मिट्टी के अलावा और क्या है? मिट्टी के अलावा हम ले लेते हैं यहां पर वनस्पति। हम क्या ले लेते हैं? वनस्पति। तो देखिए वनस्पति क्या होती है आपको पता है, मरुद्भिद होती है ना, कटीली होती है यहां पर, या फिर हम एक दूसरा नाम लेते हैं जीरोफाइट्स, वैज्ञानिक नाम लेंगे, जीरोफाइट्स वनस्पति होती है। जीरोफाइट्स वनस्पति होती है, आपको पता है कांटेदार होती है, पत्तियां कम पत्तियां नहीं होती है, या कांटे होते हैं जिससे कि पानी का कम हानि हो। यहाँ के प्रमुख जो वनस्पति वो है रोहिड़ा, खेजड़ी जो यहाँ का राज्य वृक्ष है। रोहिड़ा क्या है? राज्य पुष्प है। अगर रोहिड़ा की बात करें तो राजस्थान का राजकीय पुष्प है। खेजड़ी की बात करें तो राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। ठीक है, आप इसमें यहाँ पर केर है, आप इसमें बबूल है, ये काफी नाम इसमें ले सकते हैं। यहाँ की वनस्पति हो गई। अच्छा, वनस्पति के बाद में क्या है सर? आपने वनस्पति कर ली। अब यहाँ पर हम करते हैं, जैसे हम कृषि कर लेते हैं। कृषि कैसे है? कृषि यहाँ पर चक्रीय कृषि होती है। बेटा मैं हर चीज एक एक पॉइंट से करा रहा हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आपके कहीं भी क्वेश्चन आएंगे तो आपके कंफ्यूज नहीं होंगे। चक्रीय कृषि का मतलब होता है कि फसल को बदल बदल कर बोना, क्योंकि यहाँ पर पहले ही मिट्टी उपजाऊ नहीं है और आप एक ही प्रकार की फसल बोएंगे तो मिट्टी ऐसे हो जाएगी। तो चक्रीय फसल क्या होती है? भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए बोई जाती है। भूमि की
उत्पादकता को बढ़ाने के लिए चक्रीय फसल की जाती है। जैसे मान लीजिए आपने पहले तो अपने हिसाब से बाजरा वाजरा कर लिया, फिर एक बार आपने मूंग है, मोठ है, उड़द है, दालें वाली फसलें कर ली, जिससे क्या होता है कि जमीन में नाइट्रोजन की कमी बताई थी ना, तो नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाए। क्योंकि आपने विज्ञान में पढ़ा है कि नाइट्रोजन की जो कमी होती है वो राइबोजियम एक जीवाणु होता है ना, जो दालों के अंदर पाया जाता है, वो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। तो ये कृषि हो गई। अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था यहाँ की मुख्यतः तो अब क्या बताएं, कृषि भी है, लेकिन साथ में सबसे मुख्य जो है वो है पशुपालन। वो कौन सी है? पशुपालन। तो अर्थव्यवस्था कृषि पशुपालन हो गया। वनस्पति देख रहे हैं, कृषि देख रहे हैं, हम केवल अभी मरुस्थल के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारा मरुस्थल है कैसा। अच्छा, यहां पर वर्षा की बात करें, वर्षा, तो अगर आप एक बार नक्शा बनाएंगे, इस तरीके से नक्शा बनाना सीख जाइए आप थोड़ा सा, तो अच्छा रहेगा। इस तरीके से आप नक्शा बनाएंगे रफली, तो एक सही रहेगा। अच्छा, आप देखिए वर्षा के अंदर बात करें, ये आपका मरुस्थलीय हिस्सा है, तो यहां पर जो वर्षा है एक हिस्सा आता है 0 सेंटीमीटर और यहां पर आती है 50 सेंटीमीटर वर्षा, देखो है ना। तो यहाँ वर्षा जो होती है वो होती है आपके 0 से लेकर 40 सेंटीमीटर के लगभग होती है। और यहां पर एक स्थान है सम जैसलमेर, जहां राजस्थान की नहीं पूरे भारत की सबसे कम वर्षा हो जाती है ना। राजस्थान की सबसे कम वर्षा होती है और यहाँ पर पवनें चलती है, हवाएं चलती है, इसलिए इसको राजस्थान का थंडरबोल्ट भी कहा जाता है। राजस्थान का थंडरबोल्ट यानी जहां पर आप हवा से एनर्जी प्राप्त करते हैं, तो थंडरबोल्ट कहते हैं किसको? सम जैसलमेर को। और वर्षा होती है 0 से 40 सेंटीमीटर। अच्छा, और चीज क्या आएगी सर? और चीज यहां पर ले सकते हैं कि यहाँ की ऊंचाई, इस भौतिक प्रदेश की ऊंचाई ये होती है 150 से लेकर 300 मीटर तक। किलोमीटर मत कर देना, 150 से लेकर 300 मीटर, कहीं पर 350 मीटर भी बता रखा है, यानी आप इसको 350 मीटर भी कर सकते हैं। 350 मीटर तक होती है इसकी ऊंचाई। अच्छा, तापमान क्या होता है? तापमान यहाँ पर सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है, यानी दिन में आपका तापमान हो जाएगा 49 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे हाईएस्ट, और रात को हो जाएगा 3 डिग्री सेंटीग्रेड लोएस्ट। तो तापांतर आपका ये रहता है, ठीक है। अच्छा, जनसंख्या घनत्व क्या होता है? यहां पर संसार के जितने भी मरुस्थल है उसमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यहां पर पाया जाता है। संसार के जितने भी मरुस्थल है 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये यहाँ का जनसंख्या घनत्व होता है। तो सारी विशेषताएं हम देख चुके हैं। आप विशेषताओं की बात करेंगे, वनस्पति है, कृषि है, अर्थव्यवस्था है। बेटा सीधे सीधे प्रश्न आ जाते हैं। ये प्रश्न बहुत अच्छा बन जाता है कि यहाँ पर बाढ़ कैसे आती है, तो ध्यान रखना है कि पानी जा रहा है, जिप्सम की अवसादी चट्टानें नीचे जाने नहीं दे रही, पानी वापस ऊपर आएगा और वहां पर बाढ़ का केंद्र बनेगा। अच्छा, और हम एक बार अब करते हैं मरुस्थल की विशेषताएं। यहां पर मरुस्थल की आपने भौतिक विशेषताएं देखी, अब मरुस्थल की सामान्य विशेषताएं देखिए आप, जहां से सीधे प्रश्न बनते हैं। क्या विशेषता हो सकती है सर? जो आपने पढ़ाई वही है। पहली विशेषता क्या करेंगे हम, भौतिक विशेषता भी लेते हैं कि ये ग्रेट पोलियाटिक मरुस्थल का पूर्वी विस्तार है, उसका पूर्वी विस्तार है। बिल्कुल है सर, बिल्कुल पूर्वी विस्तार बताया था आपने। अच्छा, यहां पर सर्वाधिक क्या पाई जाएगी? जैव विविधता पाई जाएगी। सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। जैव विविधता का मतलब आप समझ जाइए कि किसी भी स्थल पर, किसी जगह पर कितनी प्रकार की प्रजातियां मिल रही है। आपकी वनस्पति है तो वो कितनी प्रकार की है, पशु है तो कितने प्रकार के, मनुष्य है तो कितने प्रकार के, वो सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल यहाँ पर कहलाता है। तीसरा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल पूरे विश्व के अंदर बात करें। अच्छा, ये मरुस्थल अभी भी बेटा आगे बढ़ रहा है। अगर हम बात करें मरुस्थल आगे बढ़ रहा है, अगर आप इसको थोड़ा सा नक्शे में देखेंगे तो आपको समझ में आएगी कहानी इसकी कि मरुस्थल जो अरावली है ना, अरावली उत्तरी भाग पर थोड़ी सी कटी फटी है, तो मरुस्थल आगे बढ़ रहा है। आपके नीम का थाना जयपुर के अंदर यहाँ पर आ रहा है, तो मरुस्थल आगे बढ़ रहा है। इसी को कहते हैं, जो मरुस्थल का आगे बढ़ते हैं ना, इसी को हम कहते हैं मरुस्थल का आगे बढ़ना या मरुस्थल का मार्च। रेगिस्तान का मार्च भी कहते हैं, या फिर इसको मरुस्थल का मार्च भी कहते हैं, या रेगिस्तान का आगे बढ़ना भी कहते हैं। रेगिस्तान का आगे बढ़ना भी कहते हैं मरुस्थल को आगे बढ़ने के लिए। और इसके लिए प्रसिद्ध जो स्थान है वो है नाचना गांव। कौन सा? नाचना गांव, जो जैसलमेर में है। तो आप लिख लीजिए कि नाचना गांव जैसलमेर में रेगिस्तान की मार्च के लिए, या मरुस्थल के मार्च के लिए, या मरुस्थल के आगे बढ़ने के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ने का मतलब ये मान लीजिए कि मरुस्थल यूं चल रहा है, फिर आगे बढ़ेगा, कौन बढ़ा रहा है इसको?
पवन बढ़ा रही है। तो यहाँ पर आपके जो सबसे महत्वपूर्ण कारक जो होगा ना अपर्दन का या अभी जो भी भौतिक शक्तियों का, वो मरुस्थल में कौन होगा? पवन होगा। ये प्रश्न भी आता है कि रेगिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा अपर्दन का कारक कौन सा है? पवन दे दिया, फिर पानी दे दिया, आपने पानी लगा दिया, जबकि पानी तो यहाँ पर बारिश तो होती नहीं है। तो पवन सबसे महत्वपूर्ण कारक है, वही मरुस्थल को आगे बढ़ा रहा है। अच्छा, अब हम देखते हैं इसके अंदर, यहां पर मैंने आपसे बात करी यहां पर, हाँ यहां पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल हो गया, ठीक है। और मरुस्थल आगे बढ़ रहा है, इसमें अभी भी निर्माण हो रहा है, इसलिए इसको सबसे युवा मरुस्थल भी कहते हैं, सबसे युवा मरुस्थल भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, मैंने बताया यहाँ पर सबसे आपको जैव विविधता मिल रही है, लोग मिल रहे हैं, वनस्पति मिल रही है, बाकी जगह ऐसा नहीं है। तो सबसे समृद्ध मरुस्थल है विश्व का, सबसे, विश्व की बात हो रही है, सबसे समृद्ध मरुस्थल है। इसको समृद्ध मरुस्थल, इसको पावर हाउस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बेटा यहाँ पर पेट्रोल मिल रहा है, बताया मैंने आपको, यहाँ पर कोयला मिल रहा है, यहाँ पर गैस मिल रही है, और साथ में यहाँ पर पवन भी काम कर रही है, इसलिए इसको राजस्थान का पावर हाउस भी कहते हैं। अच्छा सर, और चीजें क्या हो सकती हैं? और चीजें आप देखिए, अगर आपने कभी मानसून को पढ़ा होगा तो मानसून के बारे में आपको छोटी सी बता दूं मैं आपको, कि जैसे ये भारत है और ये भारत के अंदर हमारा ये राजस्थान का हिस्सा मान लीजिए आप, इस राजस्थान के हिस्से में ये वाला जो हिस्सा हो गया ये मरुस्थल हो गया। होता क्या है कि गर्मी के अंदर जो गर्मी होती है ना बेटा, वहां पर यहाँ पर तापमान जो होता है बड़ा हाई हो जाता है। जब तापमान हाई होता है तो वहां पर प्रेशर क्या होता है? लो होता है। और हवा क्या होती है? हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की। और इसी टाइम यहाँ पर पानी के अंदर, यहाँ पर जो पानी होता है, यानी यहाँ पर आपका अरब सागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर तापमान इसकी तुलना में क्या होता है? कम होता है, तो प्रेशर क्या होता है? हाई होता है। तो यहाँ की हवाओं को कौन खींचता है? ये थार का मरुस्थल इन हवाओं को खींचता है। इसी कारण दक्षिणी पश्चिम मानसून चलता है और ये हवाओं को खींचता है, ठीक है ना। तो दक्षिणी पश्चिम मानसून के मानसून है वो इसको प्रभावित कर रहा है, इसकी जलवायु को। और चूंकि यहां पर से ये हवाएं यहां पर चल रही है, इस कारण ये क्या करता है? मानसून को बुलाने वाला भी है, यानी मानसून के लिए आवश्यक है। आप कुछ समझ रहे हैं कि हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर की ओर चल रही है। यहां पर एक डाल सकते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में, अब उपमहाद्वीप का मतलब यहां पर आपके पाकिस्तान भी आ गया, बाकी भूटान, नेपाल सब आ गए। तो भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को आकर्षित करने वाला, मानसून को आकर्षित करने वाला है कौन? मरुस्थल। अच्छा, इसके बाद में तुरंत बाद में बारिश होती है, बारिश के बाद में फिर वापस क्या होती है? ठंड होती है। तो ऋतु को, यानी जो ऋतु होती है ना, बारिश, वर्षा ऋतु, गर्मी ऋतु, यानी ऋतु को क्या करता है? ये नियोजित भी करता है। ऋतुओं को क्या करता है? ये नियोजित भी करता है। ये सब फैक्ट्स हैं जो परीक्षा में आने वाले हैं। अच्छा, एक बात तो मैंने बताई थी, मैंने आपको बताया कि सर्वाधिक जैव जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है विश्व में। लेकिन हम बात करें, अगर राजस्थान के परिवेश की बात करें, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। अब यहां पर कंफ्यूज ना होए बेटा, यहां पर मैंने बताया कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कहां पर? विश्व में है। लेकिन मैंने यहां पर क्या कहा? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश, यानी आपके दक्षिण का पठार, राजस्थान की बात हो रही है, आपके यहां पर दक्षिण का पठार है, आपके यहां पर अरावली है, आपका पूर्वी मैदान है, उनमें सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां पाया जाएगा? मरुस्थल में पाया जाएगा, ठीक है। ये फैक्ट्स आपके साथ में है। अच्छा, यहां पर सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला भी है, सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला भौतिक प्रदेश भी है, दैनिक तापांतर वाला भौतिक प्रदेश भी मैंने बताया था अभी 49 डिग्री और 3 डिग्री। दैनिक तापांतर का मतलब होता है कि दिन का सबसे अधिक तापमान और सबसे कम तापमान का जो अंतर होता है ना, वो सर्वाधिक होता है। तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला भी भौतिक प्रदेश है। आगे आप खुद देख रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, एक खास बात और देखिए, आप ये जो मरुस्थल देखते हैं, तो मरुस्थल के अंदर यहाँ पर अरावली है। मैंने बताया मानसून यहाँ से जा रहा है। अभी हम यहीं पर बात करें, अभी हमने जो डायग्राम बनाया था उससे बात करते हैं। यहाँ पर ये लीजिए, मैंने बताया कि आपको यहाँ पर, यहाँ लेकिन अरावली है, अरावली है तो मानसून यहाँ पर बारिश नहीं कर पाता ज्यादा। आप सोचेंगे हरा भरा क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर रुकावट नहीं है। मानसून की जब पवनें चल रही तो रुकावट चाहिए, रुकावट नहीं है, अरावली इसके समांतर है।
ठीक है ना। हाँ, बंगाल की खाड़ी से जो आता है वहां पर तो बारिश कर देता है पूर्वी मैदान में। हम मानसून को पढ़ेंगे जब बड़े अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, यहां पर बारिश नहीं हो पा रही है। तो क्या होता है कि ये अरावली जो है उसके इस पार्ट पे तो बारिश हो रही है और इस पार्ट पर बारिश नहीं हो रही है। आप समझिए कि यहां से पवनें चल रही है, वो यहां पर तो मुझे हवा दे रही है, लेकिन पीछे की तरफ हवा नहीं लग रही है। तो पीछे की तरफ क्या होगा, वहां पर यहां तो बारिश हो रही है और पीछे भाग में बारिश नहीं हो रही है। तो ये अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश है। समझ रहे हैं आप, ये अरावली का क्या हो गया, वृष्टि छाया प्रदेश हो गया। कौन, मरुस्थल। अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश हो गया है। क्यों हो गया है, आप समझ चुके हैं, क्योंकि उस उधर तो बारिश हो रही है और यहां पर बारिश नहीं हो रही है। उसके समानांतर ही, जैसे आपने पश्चिमी घाट में देखा होगा, वहां पर पश्चिमी घाट के पश्चिम में तो बारिश हो रही है और पूर्व में बारिश नहीं हो रही है। बंगलेरू और मंगलेरू का आपने पढ़ा होगा, हम आगे भी बताएंगे इसको आप। तो ये इसके मुख्य फैक्ट्स हो गए। अब इसके अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है वो मैं आपको बता दूं कि यह जो मरुस्थल है, ये मरुस्थल जो है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का, इसको नोट कर लीजिएगा, कुल क्षेत्रफल का 61.11% भाग रखता है, जो मैं बता चुका हूं 2,09,000 वर्ग किलोमीटर। लेकिन राजस्थान की कुल जनसंख्या का भी बहुत अच्छा भाग रखता है और वो है 40%। ये मरुस्थल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% भाग रखता है और जनसंख्या का 40% भाग रखता है ना। तो ये मरुस्थल कितना हरा भरा है ना। अब मरुस्थल ये आप देख लीजिएगा कितना यहाँ पर लोग रह रहे हैं, हमारी संस्कृति इस प्रकार से। और कुछ खास बातें देखिए आप इसी मरुस्थल में, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में आपको और कहीं नहीं मिलेगी, मैं बताता हूं आपको। यहां मरुस्थल की सबसे बड़ी, हम पढ़ेंगे सबसे बड़ी या सबसे लंबी बात कर लेते हैं। सबसे लंबी नहर, सबसे लंबी नदी कौन सी है, हम ये बात करते हैं कि सबसे लंबी नहर कौन सी है, बड़ी भी बोल सकते हैं। हम यह बात करते हैं कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, हम ये भी बात करेंगे। हम यहां बात करेंगे सबसे बड़ा शहर कौन सा है, वो भी हम बात करेंगे। सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है, यहां पर अभयारण्य, और फिर इसके बाद में सबसे बड़ा बांध कौन सा है। ये फैक्ट्स भी हम साथ में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे लंबी नदी बात करें तो लूनी नदी है सर, लूनी नदी है जो अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है। सबसे लंबी नहर की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर है सर, इंदिरा गांधी नहर है, जिसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा जिला बात करें जैसलमेर है क्षेत्रफल के हिसाब से। सबसे बड़ा शहर जो बात करें वो जोधपुर है सर। सबसे बड़ा अभयारण्य बात करें तो राष्ट्रीय मरु उद्यान है, राष्ट्रीय मरु उद्यान है, जो कहां पर है, जैसलमेर में है सर, जैसलमेर में है। और सबसे बड़ा बांध बात करें तो वो जवाई बांध है, जो जवाई बांध है पाली में है। और कहां पर, कौन सी नदी पर है, जवाई नदी पर ही है, जो लूनी की सहायक नदी है। तो बेटा ये सारे फैक्ट्स हो गए हमारे मरुस्थल के। मरुस्थल क्या है हमने जाना, मरुस्थल किसका हिस्सा है, भारत में थार के मरुस्थल का हिस्सा है, मरुस्थल किसका अवशेष है हमने ये जाना, मरुस्थल में कैसी कैसी जलवायु है। हाँ, जलवायु भी समझ लीजिए आप, जलवायु मैंने शायद नहीं बताया आपको कि यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी रहेगी, शुष्क रहेगी, अर्ध शुष्क रहेगी, शुष्क अर्ध शुष्क यहाँ की जलवायु रहती है। तो कैसी जलवायु है, कितनी वर्षा होती है, किस प्रकार की कृषि यहाँ पर अर्थव्यवस्था है, कृषि किस प्रकार की जाती है, सब कुछ हमने पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ेंगे, केवल उसके बारे में पढ़ेंगे। वहां पर हम रेत की टीलों के बारे में पढ़ेंगे, उनके प्रकार सब कुछ पढ़ेंगे। मैं मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में, आप बस यूं ही पढ़ते रहिए। थैंक यू बेटा।